नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अमित कुमार पालित और आप देख रहे हैं 10 का दम। तो दमदार 10 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा राज्यसभा में नंबर गेम बदलने वाला है। डीएमके कांग्रेस के रास्ते पूरी तरह से अलग हो चुके हैं और टीएमसी में भी बड़ी बगावत होने वाली है। राज्यसभा चुनाव के बाद भी गणित बदलने वाला है। राज्यसभा में एनडीए को 12 सीटों का फायदा होने जा रहा है। आपको एक एक करके हम तमाम खबरें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात राज्यसभा चुनाव की। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और बीजेपी ने 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, तो वहीं कांग्रेस ने 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। 18 जून को चुनाव है, लेकिन 18 जून के बाद राज्यसभा की तस्वीरें काफी बदली हुई नजर आएगी। राज्यसभा में एनडीए की ताकत में इजाफा होने जा रहा है। 24 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें एनडीए के पास सिर्फ 5 सीट है, लेकिन चुनाव में एनडीए की 17 सीटों पर जीत तय मानी जा रही है और ऐसे में एनडीए को 12 सीट का फायदा होता दिख रहा है और जबकि विपक्ष को 12 सीट का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जिन 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है उसमें मध्य प्रदेश से पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग को बड़ा मौका मिला है। उनके साथ रजनीश अग्रवाल को भी उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं पर राजस्थान से बीजेपी ने राजस्थान से डॉक्टर अलका गुज्जर और डॉक्टर सतीश पुनिया को मैदान में उतारा है। गुजरात से राजू भाई शुक्ला, मुकेश भाई राठवा, मान सिंह परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजारिया को भी मौका मिला है। अरुणाचल प्रदेश से ताई तगाग और मणिपुर से ए शारदा देवी को उम्मीदवार बनाया गया है। ओडिशा से देवाशीष सामंत राय को उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये तमाम वो नाम हैं जो बीजेपी की ओर से दिया गया है। और अगर बात की जाए कि बीजेपी को इसमें 12 सीटों का फायदा होने जा रहा है राज्यसभा में, और अगर हम ओवरऑल की बात करते हैं तो एनडीए की जो ताकत तो जाहिर सी बात है कि बढ़ेगी। एनडीए में इस वक्त 148 कुल मिलाकर राज्यसभा में सांसद हैं, जिसमें बीजेपी के सिर्फ 113 मौजूद हैं। तो अगर ये इजाफा होगा तो उसमें 2/3 बहुमत की हम जो बात करते हैं, अगर कोई भी आपको बिल पास कराना है, कोई बड़ा कानून लेकर आना है तो 2/3 बहुमत होना जरूरी होता है। उससे महज इस वक्त बीजेपी 15 सीट ही दूर है। जो मेरे पे विश्वास प्रकट किया है, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के इस विश्वास पर खरा उतर सकूं। पिछली 3 पीढ़ियों से मेरा परिवार लगभग 75 साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ उसमें काम कर रहा है। और कांग्रेस ने भी 17 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। कर्नाटक से मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा और मंसूर अली खान को उम्मीदवार बनाया गया। वहीं मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन, राजस्थान से नीरज डांगी, तमिलनाडु से प्रवीण चक्रवर्ती और झारखंड से प्रणव झा को राज्यसभा चुनाव के लिए टिकट दिया गया है। तो करीब 7 उम्मीदवारों के नाम कांग्रेस की ओर से दिए जा चुके हैं और बेंगलुरु में खड़गे आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे, यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे अपने ही गृह राज्य कर्नाटक से एक बार फिर से राज्यसभा के लिए आएंगे। हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अजीत जी हैं और साथ ही साथ सज्जन कुमार भी हमारे साथ हैं। अजीत जी, क्योंकि इस वक्त जो हम देख पा रहे हैं, जो 2/3 बहुमत जो होता है वो बहुत मायने रखता है। तो अगर हम जैसा बता रहे हैं कि बीजेपी को फायदा होने जा रहा है, तो उसमें बीजेपी क्या जो अपने जो उम्मीदवारों को उतार रही है उस लिहाज से अपना नंबर तो बढ़ाएगी, लेकिन जो 15 सीट हम कह रहे हैं कि सिर्फ दूर है 2/3 बहुमत से, वो आपको दिख रहा है? नहीं, वो धीरे धीरे कांग्रेस बीजेपी उस तरफ बढ़ रही है। अभी तो एक समय ऐसा था जब भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रगल था कि 100 पहुंचे। 100 पहुंचने में भी बड़ी दिक्कत आ रही थी। 100 पहुंच गए और एकदम से 100 जब पहुंचे उसके बाद 7 सीटों का इजाफा तो अपने आप हो गया। घर बैठे बैठे जब आम आदमी पार्टी के साथ राज्यसभा सांसद बीजेपी के साथ आ गए तो 106 से 113 हो गई भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद उसकी तरफ अपने आप आ गए। अभी जो चुनाव होने वाले हैं इससे अभी इस बार बहुत ज्यादा तस्वीर नहीं बदलेगी। ठीक है, राज्यसभा की तस्वीर इस बार बहुत नहीं बदलेगी। मोटे तौर पर एनडीए और जो इंडिया ब्लॉक है उनके सांसदों की संख्या बराबर रहने वाली है। कांग्रेस इस बार 4 सीटें गंवा रही थी। अब 4 सीटों पर उसके 4 लोग रिटायर हो रहे थे और यह माना जा रहा था कि उसको 5 सीट मिलेगी।
लेकिन अब कांग्रेस को 1-2 सीटें ज्यादा मिलती इसलिए दिख रही है क्योंकि टीवी के में जो तमिलनाडु में जो अन्ना डीएमके सीवी सणमुगम के इस्तीफे से जो सीट खाली हुई बाई इलेक्शन हो रहा है वो टीवी के ने दे दिया है कांग्रेस को। और एक सद्भाव हेमंत सोरेन ने भी अभी तक दिखाया है। अब सीट जीतेगी नहीं जीतेगी कांग्रेस हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन झारखंड में भी एक सीट कांग्रेस को दिया है जहां से प्रणब झा चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये दो अतिरिक्त सीटों का कांग्रेस को इजाफा हो सकता है इस चुनाव में। ठीक है, बीजेपी को ज्यादा इजाफा अभी हमको नहीं दिख रहा है। सर, मैं अब राज्य के हिसाब से शुरू करते हैं, फिर आप दोनों से मैं जानूंगा। अगर गुजरात की बात कर रहे हैं तो गुजरात में बीजेपी को चारों को 4 सीटें मिलने जा रही हैं। उसी तरह से अगर राजस्थान में भी मुझे लगता है कि बीजेपी की अगर बात की जाए 2 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट। हाँ, वही है, रेशियो है उसी हिसाब से। लेकिन कर्नाटक मुझे लग रहा है बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, जहां पर शायद एनडीए के खाते में 1 सीट आ सकती है, 2 सीटें कांग्रेस के पास जा रही। चौथे सीट को लेकर क्या वहां पर कुछ पेच फंसा है या फिर तीनों सीट कांग्रेस के जाएगी, 1 सीट को लेकर? देखिए, बीजेपी ने अभी तक वहां पे अपने उम्मीदवार को स्पष्ट नहीं किया है कर्नाटक में कौन सा है। इनके तरफ से है कि मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। उसके अलावे इनको पवन खेरा जी को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया गया है, क्योंकि उनके खिलाफ असम में सब कुछ है, तो उससे थोड़ा सा एक सांसद होने के नाते। तीसरे वो जो माइनॉरिटी मोहसिन, हाँ मंसूर अली बीजेपी की तरफ से 1 सीट, लेकिन बीजेपी का निश्चित तौर पे आ जाएगा उसमें, चूंकि उनके पास उतनी सीटें हैं कहने का। लेकिन कौन होगा अभी तक बीजेपी का रुख स्पष्ट नहीं है। तमिलनाडु में जैसा पहले ही बताया गया है, प्रवीण चक्रवर्ती शायद राजगोपालाचारी जी के पोते भी हैं, ग्रैंडसन भी हैं, जो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। प्रवीण चक्रवर्ती डेटा एनालिस्ट हैं, बता रहे हैं। उनके कांग्रेस के उसके इंचार्ज हैं, उसके डिपार्टमेंट के चीफ हैं, वो चीफ हैं और काफी सक्रिय रहे हैं उसमें। तो उनको दिया गया है, वो एक गुडविल जेस्चर है निश्चित तौर पे। बाकी देखिए, पूर्वोत्तर के राज्यों में जो भी है, मणिपुर में, अरुणाचल में, ये तो बीजेपी के पास आएगा ही आएगा, चूंकि उनके पास संख्या है। अच्छा, मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूँ अजीत जी, कि मध्य प्रदेश से बीजेपी ने जिनको उतारा, एक है तरुण चुग, उनको मौका दिया है। बिल्कुल। लेकिन रवनीत बिट्टू का नाम हट गया है, और जॉर्ज कुरियन का भी नाम नहीं है। बिल्कुल। लेकिन उसमें कांग्रेस ने उसमें फिर मीनाक्षी नटराजन को उतारा 1 सीट के लिए, जो राहुल गांधी के बहुत करीबी है। देखिए, अभी आपने 2-3 बातें जो हुई ना, उसमें जैसे कर्नाटक में भी कोई चुनाव नहीं होगा। कर्नाटक में 1 सीट जीतने के लिए 46 या 47 वोट की जरूरत है, और कांग्रेस पार्टी के पास 135 एमएलए हैं उनके, तो उनको 1 सीट, 3 सीटें कांग्रेस को मिल जाएंगी और बीजेपी को 1 सीट मिलेगी। 80 सीटें हैं बीजेपी की जेडीएस को मिला करके, तो इसलिए उनकी संख्या उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं होना है। वहां कोई बीजेपी लड़ाई के लिए नहीं जाएगी, तो वहां 3-1 हो जाएगा, चुनाव नहीं होगा, निर्विरोधी होगा। हमको लगता है मध्य प्रदेश में भी निर्विरोधी होने जा रहा है, राजस्थान में ही, हाँ, राजस्थान में भी निर्विरोध होने जा रहा है। अभी तक जितनी सीटें आई हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी झारखंड में कैंडिडेट अनाउंस करती है तो झारखंड में एक चुनाव होगा, बाकी अभी कहीं भी चुनाव होने की स्थिति नहीं है। वहां तमिलनाडु में उपचुनाव है, वो चुनाव नहीं होगा। वहां आपने कहा इनको मंदसौर से ये एमएलए रही है मीनाक्षी नटराजन, और बहुत नजदीकी मानी जाती हैं राहुल गांधी की, और एक समय ये काफी नजदीक थी जब महिला कांग्रेस की या ये वो यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष थी। इनको तेलंगाना का प्रभारी बनाया गया, और पहले चर्चा थी कि तेलंगाना से राज्यसभा इनको भेजा जाएगा, लेकिन तेलंगाना के बजाय उनको वहाँ मध्य प्रदेश से, उनका जो गृह प्रदेश है, वहीं से उनको भेजा जा रहा है, तो वहाँ भी कोई चुनाव नहीं होना है। सबसे एक दिलचस्प बात यह, जो मंत्रियों के कटने की तो बात आपने कही, राजस्थान का बहुत दिलचस्प मामला है, जहां से अशोक गहलोत बहुत जोर लगा रहे थे चुनाव लड़ने के लिए। वहां नीरज डांगी को, यूथ ये नेता है, नीरज डांगी राहुल गांधी के करीब माने जाते हैं, और नीरज डांगी को कांग्रेस ने दे दिया। तो जो 2 बड़े नेता मध्य प्रदेश राजस्थान से क्षत्रपों की राजनीति पर विराम लगा दिया राहुल गांधी ने। न कमलनाथ आए, न कमलनाथ के बेटे आए, न दिग्विजय सिंह आए, न अशोक गहलोत आए। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस ने विराम लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने प्योर जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, भाई रजनीश अग्रवाल ने तो कहा, कल हमने उनका वीडियो देखा, और क्या अद्भुत ये बात है कि उन्होंने कहा कि हम दिल्ली नहीं गए, हम प्रदेश कार्यालय नहीं गए टिकट मांगने, और पार्टी ने हमको उम्मीदवार बनाया। वो संगठन के लिए समर्पित व्यक्ति हैं रजनीश अग्रवाल। उसी तरह से तरुण चुग का है, पंजाब के प्रभारी के तौर पर, या ऐसे भी लगातार संगठन के साथ रहे हैं, उसके तौर महामंत्री हैं, और हमको लग रहा है कि महामंत्री के तौर पर उनको कंटिन्यू किया जाना था नितिन नवीन की टीम में, उनको भेजा है राज्यसभा में। तो बीजेपी प्योरली अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को, जैसे उसने जो 4 लोग चुने हैं गुजरात से, हम जैसे लोग जो लगातार पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं, इनके बारे में ज्यादा नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते, उनके नाम में देख रहा था। उनको ऐसे ही चुन के भेजती है भारतीय जनता पार्टी। ऐसी रजनीश अग्रवाल के बारे में कोई चर्चा पहले नहीं थी। तो ऐसे लोगों को, संगठन के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। कांग्रेस ने
छत्रपों को निपटाया है मध्य प्रदेश राजस्थान में, लेकिन उसके चेहरे जाने पहचाने हैं। नहीं, कांग्रेस ने एक और नाम भी दिया जो उनके कुछ बहुत करीबी लोग हैं, जिसमें एक प्रणव झा जो झारखंड का जिक्र कर रहे थे, वो मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस के में ही शायद जुड़े हुए हैं, उनको दिया गया है। जो मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष के ऑफिस में जो 4 कोऑर्डिनेटर हैं, उसमें एक कोऑर्डिनेटर ही हैं, गुरदीप सप्पल हैं, नासिर हुसैन साहब हैं, और उसमें प्रणव झा भी हैं, और मीडिया में रहे हैं, एआईसीसी के सेक्रेटरी रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला के साथ मीडिया टीम में इन्होंने काफी अच्छा काम किया हुआ है। लेकिन वही है कि अगर झारखंड में बीजेपी भी उम्मीदवार देती है तब वहां चुनाव हो जाएगा। तो अजीत जी, कुल मिलाकर ये हम देख रहे हैं या सज्जन जी कि कहीं पर भी कोई फाइट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसके खाते में जितने उतने ही जा रहे हैं। नहीं, उस तरह की स्थिति नहीं है, क्योंकि विधायकों की संख्या और दूसरी उनकी लॉयलिटी लगभग तय है। कांग्रेस खेमे में थोड़ी चिंता है अभी कि क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, जैसा कि उड़ीसा में, बिहार में और बाकी प्रदेशों में देखने को मिला था। तो पहले से आला कमान क्या कर रहे हैं, जिम्मेदारी दे रहे हैं कि भाई विधायकों को आप सचेत कीजिए, सब कुछ कीजिए। तो क्रॉस वोटिंग की संभावना नहीं है, तो विधायकों की संख्या के हिसाब से कोटा से लगभग तय है, बहुत ज्यादा इसमें स्पेकुलेशन की गुंजाइश नहीं। अच्छा, इसमें एक जो महत्वपूर्ण जिसकी हमने चर्चा शुरू की थी, क्योंकि जिस तरह से रवनीत बिट्टू का नाम नहीं आना या जॉर्ज कुरियन का नाम नहीं आना, अब मैं इसमें 2 और नाम जोड़ने जा रहा हूं, क्योंकि उनके हाल ही में नाम सामने आए थे। उसमें से एक नाम था पंकज चौधरी और दूसरा है कि हर्ष मल्होत्रा। ये सारे मंत्री हैं, चारों ही मंत्री हैं जो मैं नाम लिए हैं, जिनमें से 2 राज्यसभा वापस नहीं जा रहे। तो क्या आने वाले वक्त में, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, क्या यह कुछ होने जा रहा है? मंत्रिमंडल में विस्तार हो गया, बदलाव होगा? उसी की तैयारी हो रही है। इसी वजह से संगठन में और सरकार के बीच में तालमेल की कोशिश हो रही है। रवनीत सिंह बिट्टू को पंजाब में विधानसभा का चुनाव लड़ाने की बात हो रही है, और अगर जॉर्ज कुरियन को कहीं और से नहीं ले आया जाता है और मंत्रिमंडल के रिसफल में कोई दूसरा ईसाई मंत्री नहीं बनता है, तो यह सरकार पूरी तरह से ऐसी हो जाएगी जिसमें कोई ईसाई भी मंत्री नहीं होगा, कोई मुस्लिम भी मंत्री नहीं होगा। वो एकमात्र ईसाई मंत्री है सरकार में। सिख तो रहेंगे। हरदीप पुरी का भी नवंबर में कार्यकाल खत्म हो रहा है राज्यसभा का उत्तर प्रदेश से, उनकी भी वापसी होगी या नहीं, इस पर भी संशय बना हुआ है। लेकिन अब ये जो, जैसे हर्ष मल्होत्रा दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बने, इन 2 लोगों को राज्यसभा की टिकट नहीं मिली। पंकज चौधरी जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बने, तो इसके बाद ऐसा लग रहा है कि ये सब तैयारी हो रही है, पोजीशनिंग की जा रही है कैबिनेट रिसफल के लिए। चलिए, लेकिन इस बीच एक और तैयारी हो रही है, क्योंकि वो आपको तैयारी जो हो रही है वो आपको जब आने वाला संसद का सत्र है उसमें आपको लोकसभा के पटल में देखने को मिलेगा, राज्यसभा के पटल में देखने को मिलेगा। और वो है इंडिया गठबंधन का एक ऐसा, आप कह सकते हैं कि दल, जो इंडिया गठबंधन में साथ नजर नहीं आएगा। क्योंकि राज्यसभा में विपक्ष की ताकत तो कमजोर हो ही रही है, लेकिन इंडिया अलायंस भी कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि इंडिया अलायंस से स्टालिन की पार्टी यानी कि डीएमके बाहर होने वाली है। 8 जून को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक है, जिसमें स्टालिन पार्टी इसमें शामिल नहीं हो रही, यानी कि डीएमके शामिल नहीं होंगे। और अगर ऐसा हुआ तो राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि लोकसभा में डीएमके इंडिया गठबंधन की 4थी बड़ी पार्टी है, उसके 22 सांसद हैं, तो वहीं पर राज्यसभा में स्टालिन के 8 सांसद हैं। ऐसे में राहुल गांधी संसद में मोदी सरकार को घेरना मुश्किल हो जाएगा। खबर तो यह भी है कि डिलिमिटेशन बिल को नए सिरे से लाने का स्कोप भी बन सकता है। They have 5 MLAs or 1 in our alliance. We had given them a Rajya Sabha seat. After that, these MLAs even did not come and thank our leader. They said that we are going with TVK. When they don't want us, why should we go and participate in it? What is the purpose? The Congress itself had stated that we are partying with the DMK and we will fight the local body elections with the TVK and the next parliament elections also with the TVK. Which means how can we continue in the India bloc? That is why we said we are not going. तो अजीत जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज एक है कि एक चिट्ठी भेजी गई है स्पीकर को, और स्पीकर से कहा गया है लोकसभा में कि हमें जो पहले सीट अलॉट किया गया था बैठने के लिए, यानी कि जो राहुल गांधी के साथ बैठते थे, कांग्रेस के साथ बैठते थे, अब उसे अलग कर दिया जाए। डीएमके ने साफ कर दिया है। हाँ, तो डीएमके अलग बैठेगी। अभी क्या है, हालांकि ये डिलिमिटेशन का सपोर्ट करेगी डीएमके, अभी हमको ये इस पर हमको यकीन नहीं है, क्योंकि डिलिमिटेशन तो उनके लिए अपना जीवन मरण का सवाल बनाया हुआ था स्टालिन ने। लेकिन ऐसे मुद्दों पर आधारित समर्थन सरकार को देने के लिए वो तैयार है। दूसरे मुद्दों पर सरकार को समर्थन देंगे, अपोजिशन के साथ नहीं रहेंगे। अगर वो वॉकआउट भी कर गया, एब्सटेन कर गया, तब भी अपोजिशन की ताकत बहुत कमजोर हो गई। तो एक तो बड़ा घटक दल वो बाहर हो गया आपका। टीएमसी में आप देख ही रहे हैं जिस तरह की स्थितियां हैं, हम लोग आगे हो सकता है उसकी चर्चा भी करें, जो हो रही है उस पर। टीएमसी में उसके भी एमपी चुनाव के दौरान एक साजिश थ्योरी के तौर पर यह बात सामने आई थी कि टीएमसी के 20-22 एमपी बीजेपी के संपर्क में है चुनाव के बीच में। तो ये लगा था कि लोग माहौल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अब ये बातें होने लगी हैं। नहीं, राहुल गांधी को स्टालिन ने यह कहा कि भाई हम इनके साथ नहीं जा सकते। उन्होंने सिर्फ एक वजह बताई, कुछ और नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है और हमें पीठ पर चाकू घोंपा गया है।
नहीं, देखिए इसमें सबसे पहली बात, जो सीटिंग अरेंजमेंट बदलने की बात थी उसको स्पीकर ओम बिरला ने मान लिया है, तो ये तय हो गया कि अब वो साथ में नहीं बैठे। तो इंडिया ब्लॉक में भी तो इंडिया ब्लॉक की ही बात कर रहे हैं, डीएम के जो है बैठेंगे उसने जो मतलब नहीं, मैं राजनीतिक तौर पे कह रहा हूँ। नहीं, राजनीतिक तौर पे देखिए वही जो अजीत जी ने बोला कि आप सरकार का समर्थन उसके पक्ष में वोट करके नहीं देते हैं, जब आप एब्सटेन या वो वॉकआउट करते हैं वो भी एक समर्थन ही होता है जो कि आप उसके पक्ष में कर रहे हैं। दूसरी बात ये हो रही है कि जो कोऑर्डिनेशन जो इंडिया ब्लॉक, आपने जो कहा ना कि कई बार आप कहते हैं सरकार का समर्थन कैसे करते हैं कि आप एब्सेंट हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। हाँ। तो उस तरह से कई बार हमने टीएमसी को भी देखा था, टीएमसी की ओर से भी ऐसा किया जाता था, कई बार भी किया गया, जो राहुल गांधी की ओर से जो कुछ चीजें ली जाती थी लेकिन उसको नहीं मानते थे। लेकिन दमदार 10 में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में करारी हार के बाद ममता बनर्जी की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है और विधायकों की बगावत के बाद अब ममता के सांसद भी बगावती तेवर अपनाने लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी के 20 सांसद पार्टी छोड़ने का मन बना चुके हैं। टीएमसी सांसद बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ने अभी तक अपने दरवाजे टीएमसी लीडर्स के लिए बंद करके रखे हुए हैं। ऋतुव्रत बनर्जी की अगुवाई में पहले ही 60 विधायक बागी हो चुके हैं। पहले से ही वो ममता के साथ होने का दावा कर रहे थे, लेकिन ममता को भी पता है कि बाजी उनके हाथ से फिसल रही है। क्या बीजेपी बागी टीएमसी सांसदों को पार्टी में लेगी? बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने इसे लेकर क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। पहले तो पहले से बोल चुके थे जिस दिन हारेगा पार्टी खत्म हो जाएगा। अब देखिए नाखून में अभी तक काली है चुनाव का, वो खत्म नहीं हुआ, पार्टी खत्म हो गया। तो ये पार्टी किस आधार पर, केवल लूट के आधार पर ये पार्टी बनी थी और कहीं का ईंट कहीं के रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो ये भानुमति की कुनबा खत्म हो रही है और ये होना ही था, जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा। और भी कुछ पार्टियां ऐसी वो भी खत्म हो जाएगी। नहीं, हम तो दरवाजा बहुत टाइट करके बंद किए हैं। हम जानते हैं कि ये होने वाला था, कोई गलती से ना घुस जाए फिर से, हम भुगत चुके हैं, इसलिए दरवाजा अभी भी बंद है। देखा जाए आगे क्या होता है। अब इस बीच तृणमूल कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता रिजू दत्ता का कहना है कि अभी तो सिर्फ विधायकों ने बगावत की है, अब तो कम से कम 20 ऐसे टीएमसी सांसद हैं जो पार्टी का साथ छोड़ देंगे। धुरंधर पार्ट 1 है बंगाल विधानसभा, धुरंधर पार्ट 2 है देश का संसद। क्योंकि जो हालत है, इस हालत में तृणमूल कांग्रेस में कोई रहना नहीं चाह रहा है। क्योंकि जो भी तृणमूल के सांसद हो, विधायक हो या प्रवक्ता हो या लीडर्स हो, इनके साथ जो बेइज्जती किया गया, इनके साथ इनको जो अपमान किया गया, इनके साथ जो थ्रेट कल्चर चलाया गया, जैसे धमकाया गया, चमकाया गया, जैसे भय का पूरा माहौल था, उसमें कोई नहीं रहना चाहता, कोई नहीं। मेरे पास तो इतना भी खबर है कि 20 सांसद एप्लीकेशन फॉर्म डाल चुके हैं बीजेपी के दफ्तर में, पर बीजेपी ले नहीं रही है। अब देखिए कि जो बंगाल में इस वक्त हालात है उसमें दीदी के लिए कितना मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन को अगर लगता है कि वो दीदी के अब उनके साथ आने से फायदा हो, ऐसा होता लग नहीं रहा है अजीत जी। क्योंकि जिस तरह से अगर 20 सांसदों की बात हो रही है तो हम मान के चल रहे हो सकता है 20 क्या 25 भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे जितना पता है कि 20 से ज्यादा हैं। बिल्कुल हो जाएंगे, उसमें कोई बात नहीं। हम अभी कह रहे थे कि जो चुनाव के बीच में चर्चा चल रही थी, तो इसको माना गया कि एक साजिश थ्योरी के तहत ये बात प्रचारित कराई जा रही है कि ममता बनर्जी कमजोर हो रही हैं और उनके लोग छोड़ करके जा रहे हैं। लेकिन अब ये हकीकत हो रही है और ये बंगाल के राजनीतिक उसकी संस्कृति का हिस्सा है। आप देखिए पिछली बार जब ममता बनर्जी जीती 21 में और सरकार बनाई तो भाजपा 77 सीट जीती थी, लेकिन चुनाव आते आते क्या स्थिति रह गई थी, 2 लोग तो एमपी थे, खैर उन्होंने उसी समय छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद बीजेपी के 10 एमएलए चले गए थे उधर तृणमूल के, तो 65 ही एमएलए बचे थे बीजेपी के। तो जो सत्ता में रहता है वहां के लोग छोड़ करके उसके साथ चले जाते हैं। तो इसलिए अब अगर उनके लोग छोड़ करके इधर बीजेपी की तरफ आना चाह रहे हैं तो उसका यही प्रोसेस है कि 60 लोगों ने एक अलग गुट बनाया, वो सरकार को छद्म रूप से समर्थन देते रहेंगे, अपोजिशन को भी बीजेपी ही हैंडल करेगी। वही स्थिति हो सकता है कि लोकसभा में एक अलग गुट स्पीकर के पास आकर के 20 लोग कहें कि हमको अलग गुट की मान्यता दे दीजिए, हम अलग बैठेंगे, और फिर वो लोग सरकार को समर्थन दे, बाद में कभी समय आए तो बीजेपी में तो मर्ज भी हो सकता है ना। हाँ, मर्ज हो जाए, वही कह रहे हैं बीजेपी में मर्ज हो जाए। हालांकि वो एक प्रोसेस, मर्जर का एक प्रोसेस जो है, जो 91 अमेंडमेंट जो है दल बदल कानून को लेकर के, उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हालांकि कोर्ट ने उसकी अलग अलग व्याख्या भी की है, सुप्रीम कोर्ट ने अलग और महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने अलग व्याख्या की है, वो उलझ सकता है मामला। लेकिन अलग बैठें और सरकार को समर्थन दें, ये स्थिति अब साफ साफ दिख रही है कि तृणमूल के लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद बीजेपी को समर्थन देंगे, उसके विधायक भी बीजेपी को समर्थन देंगे, और डीएमके ने अपने को अलग कर लिया है। 8 जून को जो बैठक होनी है इंडिया ब्लॉक की, उसमें भी वो नहीं शामिल होंगे, उन्होंने कह दिया कि हम नहीं शामिल होंगे। हालांकि ममता बनर्जी आएंगी, शामिल होंगी।
नहीं, वो तो आ रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो लगातार हम देख पा रहे हैं कि हार के बाद से दीदी के लिए एक के बाद एक झटके लगे जा रहे हैं। अब ममता बनर्जी बहरमपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। इसके लिए ममता चाहते हैं कि यूसुफ पठान बहरमपुर सीट को खाली कर दें और इस्तीफा दे दें, लेकिन सूत्रों के मुताबिक यूसुफ पठान ने सीट खाली करने से इनकार कर दिया है। अब यह ममता बनर्जी के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को ममता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बहरमपुर से अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ खड़ा किया था और उन्हें जीत भी मिली थी। ऐसे में अब उनका इनकार करना यह बताता है कि टीएमसी में अब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। सज्जन जी, क्योंकि 2024 में मैं बहरमपुर में था और उस दौरान यूसुफ पठान से भी हमारी बातचीत हुई थी, तब उन्होंने अपनी जुबान से कहा था हमको कि ये मैं नहीं लड़ रहा हूं, ये दीदी लड़ रही है चुनाव, जीत भी दीदी की होगी। और आज तो दीदी बोल रही है कि मुझे चाहिए सीट। दीदी की आत्मा जो है वो सत्ता जब तक थी तब तक थी, अब उसमें केवल शरीर बचा है, आत्मा बचा ही नहीं है। तो आत्मा अभी चली गई है शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी के पास, तो यूसुफ पठान करेंगे, शरीर का हम क्या करें। देखिए, वैसी स्थिति में वो इतना घटिया निर्णय था। यूसुफ पठान क्रिकेटर अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन कुछ भी कहें, अधीर रंजन चौधरी कम से कम बहरामपुर में एक लोकप्रिय नेता है, हिंदुओं के बीच में, मुस्लिम्स के बीच में। उनको ह्यूमिलिएट करके आपने मुस्लिम पोलराइजेशन, चूंकि उनकी संख्या ज्यादा है, उस नाम पे आपने वोटिंग करवाया। और इस बार भी हमने पूछा कि भाई आपने क्यों दिया, अधीर जब अच्छा नेता है तो आपने क्यों हराया, तो उन्होंने कहा नहीं, उस समय दीदी आगे किया था, हम लोगों ने कर दिया, अफसोस हो रहा है। तो देखिए, कुछ ना कुछ होता है ना कि डेस्टिनी आपको हाउंड करती है, आके हाउंड कर रही है। अब वैसे में यूसुफ पठान, उनकी क्या है, उनकी ना तो कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, ना तो बंगाल में कोई स्टेक है। जब वो मना कर रहे हैं तो मान के चलिए कि ममता बनर्जी और टीएमसी को कितना सीरियसली लिया जा रहा है। ये एक संकेत है। यूसुफ पठान को तो 2 मिनट में था, उस आदमी का कुछ है भी नहीं राजनीति में महत्वाकांक्षा के लिए, बंगाल की राजनीति में कुछ नहीं है, वो मना कर रहा है। तो ये अपने आप में एक संकेत है कि टीएमसी आज किस स्थिति कृतज्ञता में के नाते ही सही, अगर वो सीट छोड़ देते तो हो सकता है कि क्या दीदी सोच रही है कि वो चुनाव लड़ना चाहती है। क्योंकि एक और खबर है, अब इस जो खबर हम आपको बता रहे थे कि दीदी ने कहा था कि यूसुफ पठान को कि वो बहरमपुर का सीट छोड़ दें, लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि हुमायूं कबीर, जो कभी टीएमसी के साथ हुआ करते थे, अब उन्होंने क्या ऑफर दिया है दीदी को। हुमायूं कबीर ने कहा है कि ममता बनर्जी को रेजीनगर सीट से उपचुनाव लड़ने के लिए हम ऑफर देते हैं। दरअसल ममता बनर्जी भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी के सामने हार गई, उन्होंने एक ही जगह से चुनाव लड़ा था। हुमायूं कबीर ने कहा है कि वो चाहते हैं कि ममता राज्य की राजनीति में सक्रिय रहे, इसलिए वो अपनी एक सीट ममता बनर्जी के लिए खाली करने को तैयार है। आपको मैं बताऊं कि हुमायूं कबीर ने विधानसभा चुनाव में 2 सीटें जीती हैं, तो दोनों ही पर उन्होंने जीत हासिल की है, जिसमें से एक उनको छोड़नी है, उसमें से एक है रेजीनगर सीट। अजीत जी, दीदी क्या अब बहुत ज्यादा उतावली हो रही है कि अब उनको या तो विधानसभा या तो फिर लोकसभा, या भी आप चाहती कि लोकसभा में जाए? देखिए, वो लोकसभा में आकर के दिल्ली की राजनीति करना हो सकता है, चाहे वो ऐसा, लेकिन अगर ये चुनाव लड़ना चाहेंगे रेजीनगर और नौदा, इसका मतलब कि नौदा सीट अपने पास रख रहे हैं हुमायूं कबीर, रखा है, मतलब इस्तीफा तो दे ही दिया है उन्होंने। तो उस रेजीनगर सीट से ममता बनर्जी अगर लड़ना चाहे तो उनको कम से कम वहां हुमायूं कबीर की जरूरत नहीं होगी। अभी वो जाएंगे तो हुमायूं कबीर की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ममता बनर्जी की दयनीयता देखिए कि क्या दयनीय स्थिति हो गई है उनकी, कि हुमायूं कबीर जैसा व्यक्ति जो है, जो कभी कृपा पर ही राजनीति करते रहे, वो यहाँ से और वहां से अपनी कृपा से एक ही बार चुनाव जीते थे, ये दूसरी बार जीते हैं, वो ममता बनर्जी को, जो सबसे बड़ी नेता रही है पश्चिम बंगाल की, उनको सीट ऑफर कर रहे हैं कि आप आइए हम लड़वाएंगे। ममता बनर्जी लड़वाती थी, 215 एमएलए जिताती थी, 36 एमपी जिताया उन्होंने एक बार में, 33 एमपी जिताया उन्होंने एक बार में 14 वाले चुनाव में, और तब उनको कह रहा है एक व्यक्ति कि आप आइए हम आपको चुनाव लड़ा। चलिए, हम दीदी को लेकर हमने इतने झटके दे दिए, लेकिन उनके लिए एक बहुत अच्छी सी खबर है, छोटी सी खबर, उसके बाद आगे बढ़ जाता हूं। क्योंकि गुलशन मलिक एक विधायक है जो आपको पता होगा ऋतुव्रतो के साथ ही, क्योंकि खबर भी वही है, क्योंकि विधानसभा स्पीकर से जब रतिंद्र बोस से ऋतुव्रतो मिले तो उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर मान्यता ले ली। अब ऋतुव्रतो को ममता बनर्जी पार्टी से निकाल चुकी हैं। स्पीकर रतिंद्र बोस ने कहा है कि उन्होंने नियम कानून के मुताबिक फैसला किया है। पहले लीडर ऑफ अपोजिशन के मुद्दे पर अभिषेक बनर्जी ने जो लेटर सौंपा था वो नियमों के खिलाफ था, उसमें विधायकों के जाली सिग्नेचर थे। ऋतुव्रतो ने चिट्ठी सौंपी है, इसमें 58 विधायकों के साइन है। ज्यादातर विधायक उनके चेंबर में आए थे, इसलिए उन्होंने ऋतुव्रतो की एप्लीकेशन को मंजूर कर लिया है। तो यहां पर आपने देखा कि किस तरह से ऋतुव्रतो को लेकर जो बात हो रही है, लेकिन ऋतुव्रतो ने एक बात कही थी कि दीदी अब उनके लिए एक एडवाइजर के तौर पर काम करेंगे। लेकिन इस बीच गुलशन मलिक एक विधायक है जो ऋतुव्रतो के साथ, उन्होंने कहा है कि नहीं, दीदी हमारे लिए सुप्रीम लीडर है और अगर इसको बदलने की कोशिश होती है तो फिर वो बगावत भी कर सकते हैं। जो ऋतुव्रतो के साथ है वापस भी जा सकता है। तो मुझे लगता है कम से कम एक ऐसा बयान है जो दीदी के लिए थोड़ी सी बहुत सुकून भरी रहा होगा।